मॉर्निंग स्टूडेंट, 18 मई 2020 फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस एक बार फिर से आपके सामने इतिहास विषय को लेकर प्रस्तुत होता है। वैसे आप लोग घर पे होंगे, सकुशल होंगे। कोरोना का संकट दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ता जा रहा है। अभी तक भारत इसका हब नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारत इसका हब बनेगा। अगर हम लोग आपस में सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं अपनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहेंगे, तो इस संकट से बचा जा सकता है। वैसे भी कोरोना वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नियम है जिनका पालन करना है, और उस नियम को अगर अपने लाइफ में अपना लेंगे, अपने जीवन में आप ढाल लेंगे, तो कोरोना आपको छू भी नहीं पाएगा। तो मित्रों, हमने बात की थी आपसे पहले वीडियो में कि भारतीय इतिहास और यूरोपीय इतिहासकारों के बीच में जो मतभेद हुआ था, उसके बारे में भारतीय इतिहासकार किस तरह से यूरोपीय इतिहासकार के बातों का खंडन करते हैं। काल विभाजन में भी यूरोपीय इतिहासकार अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। उसमें भी भारतीय इतिहासकारों ने हमारे यूरोपीय इतिहासकारों के वक्तव्य का बहुत ही अच्छे तरीके से खंडन किया। और कल हमने बात की थी पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल प्रागैतिहास, जैसा कि आप लोगों को याद होगा। तो पुरापाषाण काल लगभग 40 लाख ईसा पूर्व, मतलब इतनी बड़ी अवधि है। 40 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2 या 3 हज़ार ईसा पूर्व तक चला है पाषाण काल। तो विद्वानों ने अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया था। मैंने कल लिखाया था निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल आप लोग नोट कर लीजिए। निम्न पुरापाषाण काल, इसकी टाइम पीरियड है 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व। 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व। अब मानव इस काल में मानव कैसा था, इसके बारे में आप सोचने का विषय है। मानव खानाबदोश था, जंगली था, बर्बर था, असभ्य था। आग जैसी कोई वस्तु है, उसको ये मालूम था कि आग जैसी कोई वस्तु है जो जलाने का काम करती है, लेकिन वो आग उत्पन्न कैसे की जाती है, इसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं थी। अब वो आप पूछेंगे कि सोच रहे होंगे कि आग जैसी कोई वस्तु है, उसको कैसे पता चला? क्योंकि बड़े बड़े जंगल होते थे, उसमें जब हवाएं चलती थीं तो दावानल की वजह से, घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से बड़े बड़े जंगल जब जल जाया करते थे, तो उसमें रहने वाले जीव जंतु भुन जाया करते थे। और जब हमारे पूर्वज उनके मांस का सेवन करते थे, तो उनको कच्चे मांस की अपेक्षा वो मांस ज़्यादा स्वादिष्ट लगता था। तो निम्न पुरापाषाण काल हमारा 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक चला है। और इसमें मानव को आग की जानकारी, जैसे आग जैसी कोई वस्तु है, इसकी जानकारी थी, पर उसका उपयोग करना वो नहीं जानते थे। इस काल में जो पत्थर के औजार होते थे वो बड़े बेडोल, सुडौल, मतलब कोई टेक्निक, कोई तकनीकी का प्रयोग नहीं होता था इस काल में। बहुत बेडोल होते थे इस काल के औजार। और किस पत्थरों से बने होते थे? क्वार्ट जायट। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि क्वार्ट जायट पत्थर किस काल में प्रयुक्त होते थे। तो निम्न पुरापाषाण काल में जो औजार होते थे वो क्वार्ट जायट पत्थर से बने होते थे। क्वार्ट जायट पत्थर का उपयोग निम्न पुरापाषाण काल में मानव करता था। क्वार्ट जायट एक ऐसा पत्थर होता है विद्यार्थियों, जो बहुत बेडोल और सुडौल होता है। उनके पास टेक्निक का अभाव था। वो बड़े बड़े पत्थर से जानवरों का शिकार किया करते थे और उनके मांस का सेवन करते थे। इस काल में हमें जो उपकरण मिले हैं वो हैंड-एक्स है। क्वार्ट जायट पत्थर से बना हुआ हैंड-एक्स मिला है। कल मैंने चर्चा की थी, तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान से हमको हैंड-एक्स मिला था। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने इसकी खोज की थी। चॉपर चॉपिंग नामक हथियार मिले हैं। निम्न पुरापाषाण काल में चॉपर चॉपिंग नामक हथियार मिले हैं। चॉपर चॉपिंग क्या होता है? जब किसी औजार में एक तरफ धार हो, जब किसी औजार में एक तरफ धार हो तो उसको बोलते हैं चॉपर। और जब किसी औजार में दोनों तरफ धार हो, बीच में पकड़ने वाला हैंडल हो, कुछ इस प्रकार, जैसे कुछ इस प्रकार, आप लोग ध्यान से देखिए, कुछ इस प्रकार यहां पकड़ने का आपका हैंडल होगा, दोनों तरफ आपके धारदार हथियार होंगे। तो जब दोनों तरफ धारदार हथियार को चॉपर चॉपिंग के नाम से जाना जाता है। और यही औजार अगर एक तरफ धारदार हो जाए तो चॉपर के नाम से जाना जाता है। अब इसके प्रमुख स्थल भारत में
ये उपकरण भारत के समस्त प्रदेशों से लगभग लगभग मिले हैं, जैसे कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दक्षिण के और भी बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहां से निम्न पुरापाषाण कालीन उपकरण हमको मिले हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों यूपीएससी और पीएससी के मेंस में कि पेबुल उपकरण क्या होते हैं। ये पेबुल उपकरण क्या है? पेबुल उपकरण, बहुत ध्यान से सोचिए, पेबुल उपकरण क्या है? पेबुल उपकरण, कभी कभी मित्रों आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पर नल का पानी गिरता है, चूता रहता है, वहां पर देखिए मित्रों, वहां की जो फर्श होती है उसमें काई लग जाती है, वो काफी चिकना हो जाता है वो। उसी प्रकार जब बहुत बड़े झरने से पानी गिरता था नीचे, तो नीचे के जो पत्थर होते थे वो चिकने हो जाते थे, और उस चिकने पत्थर से जो औजार बनता था उसको बोलते थे पेबुल उपकरण। और जब यही पत्थर बहुत बड़े समुदाय द्वारा यूज किया जाने लगा, बहुत बड़े समुदाय द्वारा इस पत्थर के औजार यूज किए जाने लगे, तो ऐसे कल्चर को बोलते हैं पेबुल कल्चर, मतलब पेबुल संस्कृति। पेबुल, अब कोई भी आपसे बैठ के पूछे भैया पेबुल उपकरण क्या है, तो जब झरने का पानी किसी पत्थर पर गिर रहा होता है बहुत लंबे समय तक, तो वहाँ की जो पत्थर सतह होती है वो चिकनी हो जाती है, और उस चिकनी सतह से जो औजार बनता है उसको बोलते हैं पेबुल उपकरण। और जब यही उपकरण भारी मात्रा में भारी समुदाय के लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो संस्कृति कहलाती है पेबुल संस्कृति। अब निम्न पुरापाषाण काल के बाद आता है मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक भारत में चला। 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक भारत में चला। इसका एकमात्र स्थल है पुष्कर। अब पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में। मध्य पुरापाषाण काल का एकमात्र स्थल है पुष्कर, जो राजस्थान में। धीरे धीरे जब मानव सभ्यता की ओर बढ़ता गया तो उसके पास तकनीकी का ज्ञान धीरे धीरे मानव में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्वार्ट्ज़ाइट पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने में मानव करता था। और मध्य पुरापाषाण काल में चर्ट और जैस्पर नामक पत्थर का प्रयोग मानव चर्ट जैस्पर पत्थर का प्रयोग करता था मध्य पुरापाषाण काल में, क्योंकि मानव शुरुआत से ही सभ्य नहीं था, धीरे धीरे सभ्यता की शिखर की तरफ बढ़ रहा था। तो मध्य पुरापाषाण काल में चर्ट जैस्पर पत्थर का प्रयोग शुरू हो चुका था। मैं ये नहीं कहता हूं कि बहुत बड़े मात्रा में शुरू हो चुका था, लेकिन हाँ, मानव ने चर्ट और जैस्पर जैसे अच्छे पत्थरों का उपयोग उपकरण में करने की शुरुआत मध्य पुरापाषाण काल में की थी, और इसका एकमात्र स्थल है पुष्कर, राजस्थान। क्वेश्चन पूछा जाता है प्री के लिए कि मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल भारत में कौन सा है, तो कभी ऑप्शन में आता है राजस्थान का पुष्कर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन आंख बंद करके आप राजस्थान का पुष्कर लगा देंगे। इस काल में मानो सेम कंडीशन वही होती है, सेम स्थिति वही होती है। खाना बदोश, जंगली, बर्बर, असभ्य समूह बनाने की संकल्पना नहीं थी उसके दिमाग पर, और वो खाना बदोश था। और मध्य पुरापाषाण काल की एक बहुत अच्छी बात ये जान लीजिए आप लोग मित्रों, इसमें भी आग की जानकारी हमारे पूर्वजों को थी, लेकिन वो आग उत्पन्न कैसे होती है इसके बारे में उनको आज भी ज्ञान नहीं था। अब हम बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल की। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, अब आता है उच्च पुरापाषाण काल। इसका समय है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। बहुत ध्यान से समझिएगा, 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का जो समय है वो उच्च पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में चर्ट, जैस्पर, चालसिडनी जैसे पत्थरों का उपयोग मानव अपने उपकरण में करने लगा। अब मानव बेडोल सुडोल उपकरण का प्रयोग न करके सूक्ष्म उपकरण का प्रयोग करने लगा जंगली जानवरों के शिकार के लिए। तो चर्ट, जैस्पर और चालसिडनी, इन पत्थरों का उपयोग मानव ने उच्च पुरापाषाण काल में शुरू किया। अब इसमें उपकरण जो होते थे वो फ्लैग पर बनते थे। फ्लैग का मतलब होता है मित्रों, आपने देखा होगा कभी कोई पत्थर है इतना बड़ा, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो पत्थर के ऐसे करके इस कोने की सतह पर एक धारदार, अपने आप एक धारदार सतह का निर्माण हो जाता है। तो ये धारदार जो सतह होती है यही होती थी फ्लैग, इसे बोलते थे फ्लैग। पत्थर लीजिए, पत्थर को तोड़ते हैं जब हम तो उसकी जो सतह किनारे धारदार होती है उसको बोलते हैं फ्लैग, और उससे संबंधित जो उपकरण होते हैं उसको बोलते हैं फ्लैग उपकरण।
क्वेश्चन कभी कभी टिप्पणी में पूछ लिया जाता है कि फ्लैग उपकरण का प्रयोग हमारे पूर्वजों ने किस काल में शुरू किया और ये क्या होते थे। और उच्च पुरापाषाण काल का एकमात्र स्थल है चौपानी मांडव। मित्रों एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, चौपानी मांडव एक ऐसा स्थल है जहां पर उच्च पुरापाषाण काल से लेके नवपाषाण काल तक के साक्ष्य मिले हैं। आप बहुत ध्यान से समझिएगा, चौपानी मांडव एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से उच्च पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के इतने लंबे समय का एक साथ प्रमाण देने वाला स्थल चौपानी मांडव है। ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कई बार प्री एग्जाम में पूछा गया। आप लोग अनसॉल्व लेके देखिएगा, उसमें कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो आज पुरापाषाण काल क्या था, पुरापाषाण कालों कितने भागों में बांटा गया है, निम्नपुरा, मध्यपुरा, उच्चपुरा, उनके समयावधि क्या क्या है, कौन कौन से पत्थर का उपयोग होता था किस किस काल में, और कौन कौन से उसके प्रमुख स्थल हैं, और कौन कौन से उपकरण को हम पेबुल संस्कृति के नाम से जानते हैं, पेबुल उपकरण क्या है, और आपका ब्लैक फ्लैग उपकरण क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। तो मित्रों आज का विषय निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अगर हम इन तीनों कालों का अध्ययन करते हैं तो हमारा पुरापाषाण काल समाप्त हो जाता है। तो आज के इस अध्याय में, आज के इस अंक में, आज के इस क्लास में पुरापाषाण काल समाप्त होता है। और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, इसकी व्याख्या करें। आज मैं शब्द लिमिट आप लोगों को नहीं दूंगा क्योंकि पुरापाषाण काल मैंने आपको कल बताया था और आज उसको मैंने डिवीजन करके बता दिया कि कितने कितने पार्ट में ये बांटा गया है और उसके क्या क्या प्रमुख चीज़ें हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लिखकर आपस में डिस्कस करके, एनसीईआरटी से पढ़ के, एनालिसिस करके मेरे नंबर 8299033374 पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। क्योंकि मित्रों जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी मैं उसको देख पाऊंगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं और मेरे पढ़ाने का मतलब क्या होगा। इस लॉकडाउन के इस पीरियड में आप लोग घर पर बैठकर अपना अध्ययन कर रहे होंगे। मैं इसीलिए मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप तक पहुँच पाएँ और उसका लाभ उन विद्यार्थियों को मिल पाए जो गरीब हैं या निर्धन है, जो कहीं जा नहीं सकते इस लॉकडाउन में। चाहे निर्धन हो चाहे अमीर, कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्थान में जाके पढ़ नहीं सकता। लेकिन मेरी कोचिंग का और मेरी कोचिंग की इस टीम का जो उद्देश्य है वो यही है मित्रों कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे पास आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे पास आएँ और इसका लाभ लें, हमारी संस्था में पढ़ाई गई चीज़ों का लाभ लें। मेरा इतना मानना है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा हमारे शरीर में संचारित होगी और जितनी ज़्यादा ऊर्जा संचारित होगी, क्लास में और लंबी बनाऊंगा और आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा आप लोग धीरे धीरे पढ़ें, चीज़ों को समझ के पढ़ें, एनालिसिस करके पढ़ें। खासकर ये वीडियो 10+2 बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो 10+2 जो 12th अभी एग्ज़ाम दिए उन बच्चों के लिए है कि खासकर वो आराम से अपनी तैयारी को एक नई दिशा में ले जाते हुए यूपीएससी, पीएससी जो भी उनका टारगेट हो, जो भी उनके कैरियर में आगे आता हो, वहाँ पर उसको फोकस करते हुए आराम से पढ़ें। कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं मित्रों, बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, बस जो पढ़ें एथेंटिकेटेड पढ़ें, उसका एनालिसिस करें और तब आगे उस पर अपना निष्कर्ष निकालें और कोशिश ये करें ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग बिस्तर पर लेट जाते हैं, किताब पकड़ लेते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर किताब हमारे ऊपर होती है, बिस्तर के नीचे होती है। तो ये ना करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उसको एक ऊर्जा संचारित करके लिखें कि आखिर प्रश्न क्या है, उसका उत्तर क्या हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जितने ज़्यादा आप लोग अपने समूह में अपने मित्रों तक मेरी इस बात को पहुँचाएंगे उससे संस्थान का नाम होगा, आपका नाम होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये क्लास में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।